अब आइए उस दौर पे जहां पे आपने डिसीजन ले लिया कि 2013 में मैं इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलूंगी। हालांकि डोमेस्टिक खेलते रही आप, जी हाँ, पिछले साल बिल्कुल तक खेलती रही। जी। और क्रिकेट प्लेयर से अब अपने कुछ कलीग्स जो शायद अभी भी खेल रहे हों, और फिर नए आने वाले प्लेयर्स, इंडियन क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, इसके ऊपर अब आप समालोचन करेंगी, कमेंट्री करेंगी, ब्रॉडकास्टिंग करेंगी, एनालिसिस करेंगी। मैं जानना चाहता हूं कि ये भी प्लान था या हो गया, और अगर हो गया तो कैसे हुआ? क्रिकेट की तो कहानी हमने समझ ली, अब ये वाली बताइए कि बैट को रिप्लेस किया या बॉल को रिप्लेस किया माइक्रोफोन ने, वो कैसे हुआ? जी, जिस तरह से क्रिकेट मेरी जिंदगी में आया अचानक, वैसे ही कमेंट्री भी मेरी जिंदगी में अचानक ही आई। मैं कुछ चीज प्लान नहीं करती कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा डरती हूँ मैं प्लान करने से, क्योंकि प्लान चीजें मुझे पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको फोर्स करती हैं करने के लिए। जब आपके हाथ में कोई असाइनमेंट आता है, डेफिनेटली आप उसको प्लान करते हो, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। लेकिन क्या करना है तब मैंने प्लान नहीं किया था। 2013 में मैंने जब क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी, वो मेरा खुद का डिसीजन था, क्योंकि मेरी फैमिली को मेरी उस टाइम जरूरत थी। माय फादर वाज नॉट वेल, सो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि दिस इज द टाइम जब मुझे मेरे पेरेंट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। हालांकि अगर वो इश्यूज ना होते तो मे बी मैं अपना करियर को और प्रोलॉन्ग कर सकती थी, बट आई चूज माई फैमिली ओवर क्रिकेट एट दैट टाइम, क्योंकि जब मुझे क्रिकेट चाहिए था तो मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। तो वो टाइम पे बहुत सुंदर उनको बात। वापस देने का समय आ चुका था। तो कमेंट्री कैसे आई? देखिए, स्कूल टाइम होता था ना, जब एक डिबेट होती थी, मैंने उसमें कभी पार्ट नहीं लिया। प्रेयर में आपको माइक में कभी ना कभी कुछ बोलना पड़ता था। उस दिन रीमा मल्होत्रा की छुट्टी पक्की थी, क्योंकि मैं डरती थी। लेकिन भगवान ने वही दिया जिससे मैं हमेशा दूर भागती थी, पब्लिक स्पीकिंग। थोड़ा डर मेरे अंदर हमेशा से था कि कैसे बोलना है, इतने सारे लोग देख के मैं घबरा जाती थी, और कहीं मैं कुछ गलत कर देती थी। और वैसे भी लोग मुझे राजधानी बोलते थे, क्योंकि मेरी स्पीड इतनी थी ना कि लोगों को समझना पड़ता था कि ये रीमा बोल क्या रही है। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कमेंट्री करूंगी या कमेंट्री मेरे पास आएगी तो मैं उसको एक्सेप्ट कर पाऊंगी। लेकिन थैंक्स टू स्टार स्पोर्ट्स, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। बीसीसीआई के लिए भी मैं करती हूँ, तो मैं स्पेशल आपके शो के थ्रू उनको थैंक्स करना चाहूंगी, बीसीसीआई को, स्टार स्पोर्ट्स को, और कुछ न्यूज चैनल्स को जिन्होंने मुझे वो मौका दिया। और जब मुझे वो मौका मिला, स्टार्टिंग में थोड़े से बटरफ्लाई, जैसे मैं बैटिंग करने जाती थी तब आते थे, वो मेरे अंदर थे। लेकिन स्टार स्पोर्ट्स की उस टीम ने बहुत हेल्प किया उस टाइम। उनके वर्क शॉप होती है जो वो मैंने अटेंड की 2 दिन पहले। उसके बाद मुझे बताया गया कि आपको कैसे बोलना है, डूज एंड डोंट्स, और कुछ फाइन ट्यूनिंग करी गई। एक्सपीरियंस तो देखो, मेरे को अपना बोलना था, किस तरह से बोलना था, उसमें डेफिनेटली इनिशियली उन्होंने मेरी हेल्प की। और कहीं ना कहीं मैं सब गेम को एंजॉय कर रही हूँ। बैट छोड़ के माइक पकड़ना, और ये इजी तो कुछ भी नहीं है ना, वो बैट पकड़ना था ना ये माइक पकड़ना है, क्योंकि एक गलती और एक चूक और आप बैक टू द पवेलियन। तो लेकिन हाँ, मैं आभारी हूँ इन लोगों का, क्योंकि मुझे अपना एक्सपीरियंस, गेम सेंस बताने का मौका दिया। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ऐसे समय पर देखिए, ये चलिए, जब आप आई कमेंट्री में तब तक ये तो हो चुका था कि विमेन वर पार्टिसिपेटिंग इन ब्रॉडकास्टिंग, ये होने लग गया था जी। लेकिन फिर भी ये एक मेल डोमिनेटेड स्पेस है आज भी। हालांकि बैलेंस आ रहा है और भगवान करे कि और जल्दी आए, लेकिन ये इस स्पेस में जब कोई नया जाता है तो अब देखिए, जैसे कहा जाता है कि इंटरनेशनल टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग मोर और लेस इंटरनेशनल प्लेयर्स का एक क्लब है। उसमें बाहर से या बिना इंटरनेशनल क्रिकेट खेले आने वाले बहुत विरला एक आधा कोई इधर उधर मिल जाता। 2 सवाल है मेरे। एक, मेंस गेम पे विमेंस ने कमेंट्री करना और वाइस वर्सा। कुछ लोग बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है, जेफरी बॉयकॉट के बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये पहला सवाल। और दूसरा ये कि अगर किसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है तो आपके अपने नजरिए से एज अ इंटरनेशनल क्रिकेटर, एज अ ब्रॉडकास्टर, आपकी क्या राय है? क्या ये डिस्क्वालिफिकेशन होता है या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपकी राय क्या इन दोनों चीजों? देखिए, पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगी। मेंस क्रिकेट वुमेन्स में कमेंट्री करे, वुमेन्स मेंस में करे, इट डजंट मैटर।
अगर मैं अपने नजरिया बताऊं, मेरा ओपिनियन ये है, मेरा नजरिया ये है कि बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। वही बैट है, वही बॉल है, वही रूल्स है, क्या अलग है? अगर एक बंदा, एक लड़का ड्राइव खेल रहा है और मैं कमेंट्री कर रही हूँ, तो मैं उसको ड्राइव ही बोलूंगी, मैं बैकफुट पंच तो बोल ही नहीं सकती। सिमिलरली अगर एक मैन वुमेन में करता है, जो होता भी है, आकाश रेगुलर करते हैं वुमेन्स क्रिकेट को, दीपदास गुप्ता करते हैं, मैंने गौतम के साथ करी है, कपिल देव सर के साथ करी है, हरभजन के साथ करी है, इरफान के साथ करी है, कोई डिफरेंस नहीं था। गेम के रूल्स, गेम की टेक्निकलिटीज, सब चीजें सेम है। इट्स ऑल इन द माइंड कि आप कौन बोल रहा है। हाँ, एक डिफरेंस जरूर है, वॉइस का, एक लड़की की आवाज है, एक लड़के की आवाज है। लेकिन वो तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है ना रीमा, कि देखने और सुनने वाले जो हैं वो तो कोई एक जेंडर के नहीं होते। ऐसा तो नहीं होता कि वुमेन्स मैच है तो सिर्फ लेडीज ही दिख रही हैं, तो उनको भी तो एक आत्मीयता बनती होगी ना। एग्जैक्टली, तो इट्स ऑल इन द माइंड कि आप कैसे सोचते हैं। जैसे जेफरी बॉयकॉट ने बोला था, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ उनके साथ, क्योंकि अगर लीजा करती है ऑस्ट्रेलिया से, ईशा गुआ कर रही है इंग्लैंड से, अंजुम चोपड़ा कर रही हैं इंडिया से, रीमा मल्होत्रा कर रही हैं इंडिया से, बट हम बात तो क्रिकेट की कर रहे हैं ना। अगर रूल्स अलग होते तो बात और, अगर टेक्निकलिटीज अलग होती, तो डेफिनेटली मैं कहती है प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, मेंस को संभाले, वुमेन्स को, बट ऐसा कुछ भी नहीं। एक इनर सर्कल का डिफरेंस जरूर होता है, एक का 25-30 यार्ड होता है, एक का 25 यार्ड होता है, इट हार्डली मैटर्स। उसके अलावा आप सेम शॉट्स हैं, सेम रूल है, बीसीसीआई के अंडर है, वही क्रिकेट हो रहा है। तो मैं तो चाहूंगी इसको और बढ़ावा मिले, और आईपीएल में भी आप और वुमेन्स क्रिकेटर को कमेंट्री करते हुए मैं देखना चाहती हूँ। और अभी मैं स्टार स्पोर्ट्स ने मुझे कई मेंस क्रिकेट में कमेंट्री करने का मौका दिया। रणजी ट्रॉफी मैंने काफी अभी 2 सालों से काफी मैचेस कवर किए हैं। तो मैं कहूंगी ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं जो दी जा रही है वुमेन्स को, और आगे देनी भी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए। और दूसरा सवाल, इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हुआ होना जरूरी है क्या? जी नहीं, अमोल मजूमदार के साथ मैंने कमेंट्री की थी, और वो ऐसे दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं। मैं कहूंगी लक थोड़ा बहुत एक क्रिकेटर के साथ होता है, उनके समय पे लक ने उनका शायद साथ नहीं दिया। मेरी उनसे काफी कॉन्वर्सेशन हुई थी इस बारे में। कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जिनकी वजह से उनको मौका नहीं मिल पाया, लेकिन उन्होंने जितने रन किए हैं उस टाइम पे, ऐसा कोई नहीं था जितना उन्होंने किया है। It was a fine वो बीसीसीआई पैनल में है, और उनसे अच्छी बारीकियां गेम की मैंने किसी को देते हुए सुना नहीं है। जब मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में उतरी तो जो बारीकियां उन्होंने बताई, मैंने काफी कुछ सीखा उनसे। अभी मेरी हाल ही में लास्ट ईयर जो मैंने डोमेस्टिक कवर किया था मेंस का, रजत भाटिया के साथ मैंने कमेंट्री की। उन्होंने वुमेन्स चैलेंजेस भी कवर किया था मेरे साथ। वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले, उनके साथ भी कोई कमी नहीं थी। आपको नॉलेज डोमेस्टिक क्रिकेट भी देता है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी देता है। आप नहीं खेले उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप कैसी सोच रखते हैं, आपके पास कितना नॉलेज है, आप कैसे गेम को वर्ड्स के थ्रू बयान कर सकते हैं, वो खूबियां अगर आप में है तो जरूरी नहीं है कि आप ब्लू जर्सी में हो या स्ट्रेट जर्सी में हो। वो डिफरेंस मेरे हिसाब से नहीं दिखना चाहिए। बहुत बढ़िया। रेडियो के साथ कभी आपका इत्तेफाक हुआ कमेंट्री करने का? अभी तक कमेंट्री नहीं, लेकिन मैं उनके एक्सपर्ट पैनल में जरूर हूँ, और मैंने उनके शोज पिछले 1 साल में काफी किए हैं। मेंस के वर्ल्ड कप कवर किया, मेंस की सीरीज कवर की है, वुमेन्स का भी किया है। तो काफी उनके शोज जो इन बिटवीन आते हैं, जी। मैच से पहले, मैच के बाद, इवन टेस्ट मैच भी इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैंने कवर किया था। तो उनके साथ काफी समय बताया है लगातार, और होपफुली आगे भी बताएंगे। जरूर जरूर, आपको करना भी चाहिए, क्योंकि वो एक अलग एक्सपीरियंस है। और आई होप कि आपको कमेंट्री का भी मौका मिले रेडियो पे। ये बताइए कि जब कपिल देव के साथ कमेंट्री करने का मौका आया, तो हमने सुना कि वो एक ऑब्वियसली एक बड़ा दिन था, क्योंकि किसी के लिए भी होगा। तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा हमारे दर्शकों के साथ शेयर करिए, कि आपको पता है कि अब चाहे अगला स्टिंट है या आज का मैच है, जो भी है, कपिल देव मेरे साथ होने वाले हैं, मैं उनके साथ कमेंट्री करने वाली हूँ। करोड़ों की तरह आप भी, आई एम श्योर, एक हीरो वर्शिप की तरह हमने देखा है उनको। जो क्रिकेट में उन्होंने किया वो तो खैर सब जानते ही हैं। कैसे रहा वो पूरा एक क्या कहते हैं, वो पूरा पीरियड कैसा रहा? पहले 5-7 मिनट जब आइस ब्रेक हुआ, मिले, बात करी, कमेंट्री करी, कैसा रहा? कपिल को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए जानना चाहता हूँ। जी देखिए, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि कपिल सर थे और मैं उनको आमने सामने पहली बार देख रही हूँ। वर्ल्ड कप जिताने वाले वो खिलाड़ी, जब वो आए ना, तो पहले तो मैं सीट से खड़ी हो गई। तब मैं मेरे मेकअप रूम पे थी, सर आए थे, तो जैसे सर आए मैं खड़ी हो गई, और आप मानेंगे नहीं, मेरी स्माइल बिल्कुल ऐसे थी।
और उनके साथ जो मैंने तस्वीरें ली है, मैं जरूर मौका मिलेगा आपके साथ शेयर करूंगी, उनके साथ सारी पिक्चर्स मेरी ऐसे ही आई हैं। एक में भी थोड़ा कम और एलिगेंट स्माइल नहीं थी, सब में ऐसी थी भाई साहब मुझे कौन दिख गया हो जैसे। और बहुत ही अच्छा मौका था। और कपिल सर के सामने स्टार्टिंग में जरूर बटरफ्लाई आया था कि कहीं मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, क्योंकि मैं थोड़ा फ्लो में बोलती हूँ, जो मुझे लगता है वही बोलती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन किया। जब सर गए मैंने कहा काम, और प्रीमा अभी एक बहुत बड़ा मैच है, एक बहुत बड़े क्रिकेट के दिग्गज मेरे साथ बैठने वाले हैं, लेकिन ना टू बी ऑनेस्ट उन्होंने बहुत कंफर्टेबल फील कराया। उन्होंने ऐसे मेरे शोल्डर पे हाथ रखा, बोला रीमा घबराना नहीं, जो लगता है बोलना, आपको नॉलेज है, और अगर कुछ लगे तो मुझे भी बता देना। और मतलब जैसे ही मैंने उनका फर्स्ट स्टेंट किया ना, मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी मुझे ऐसा शो नहीं किया कि मैं कौन हूँ और वो कौन है। एक जैसा उन्होंने मेरे से एक्सपीरियंस भी मेरे से शेयर करे, और मेरे से पूछा भी बतौर क्रिकेटर कि आप भी, जैसे मैं भी 2005 में उस वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थी जो फाइनल्स में पहुंची थी, वो एक्सपीरियंस कैसा था। और 2017 का जो वर्ल्ड कप फाइनल मैंने सर के साथ किया, सर ने वो एक्सपीरियंस भी शेयर किया। तो स्टिंट में नहीं, जो हमारा ब्रेक होता है उसमें भी सर ने काफी बातें करी। बिल्कुल भी मैं कहूँगी मुझे बहुत ज्यादा उन्होंने कंफर्टेबल फील कराया। मैं वो बहुत अलग एक्सपीरियंस था, और मैं चाहूंगी उनके साथ वापस एक बार वो सीट फिर से शेयर करें, वो माइक फिर से शेयर करें, क्योंकि उनके जो एक्सपीरियंस है ना वर्ल्ड कप के, उन्होंने उस स्टिंट में शेयर किए थे, वो काफी दिलचस्प थे। नहीं बिल्कुल। और कपिल के पास तो इतनी कहानियां हैं कि वो बात करते रहे तो फिर उसका कुछ अंत भी नहीं है। और वो मजेदार भी बहुत है। बहुत के बाद वो जलेबी भी लेके आए थे सबके लिए, तो कहीं ना कहीं एक माहौल बना रखा था कि सब पाजी आज तो जलेबी होनी चाहिए, और पाजी ने एक स्टिंट के बाद ही जलेबी हाजिर हो गई थी वहां पे। नहीं वो तो है, जिसको अ मैन विद अ गोल्डन हार्ट कहते हैं ना, तो कपिल देव वैसे ही हैं। और जिनका जिनका उनके साथ काम करने का या मिलने का मौका रहा है, बाय एंड लार्ज रिएक्शन यही रहा है। क्योंकि देखिए आदमी का बड़प्पन तो उसी से होता है ना, कि जब आप किसी और को ये महसूस ना होने दो कि डिस्कम्फर्ट है या कुछ है। चलिए, तो यहां से ये हुई बातें कमेंट्री और क्रिकेट के ट्रांजिशन की। जिस तरह से क्रिकेट में मेमोरेबल चीजें हुई, उसी तरह से आपके कमेंट्री और ब्रॉडकास्टिंग करियर में भी लाजमी है कि मेमोरेबल चीजें हुई होंगी, और आगे भी बहुत होंगी। लेकिन जो हुई हैं उनमें से कोई मजेदार किस्सा, कोई ऐसा सिचुएशन जिसमें शायद रिकवर करना हो, और ये होता है कमेंट्री बॉक्सेस में, कभी कहीं कोई चीज इधर उधर हो जाती है, कहीं सिग्नल चला जाता है, कहीं केबल निकल आता है, डायरेक्टर कुछ बोल रहा है कान में नहीं आया। इस किस्म के एक आध दो किस्से कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? ऐसे तो बहुत किस्से होते रहते हैं, क्योंकि जब आप वहां पे जाते हैं, जैसे हम क्रिकेट में खेलते हैं, तो एक जो टीम है वो आपकी फैमिली बन जाती है। बिल्कुल। स्टार स्पोर्ट्स के साथ भी मेरी वही कहानी है, फैमिली वाली फील आती है। लोग बहुत अच्छे से मिलते हैं, कमेंट्री के बाद भी जोक्स चलते रहते हैं। और लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि मैं आकाश के साथ या जतिन के साथ शायद कमेंट्री कर रही थी, तो जैसे ही ब्रेक के बाद शुरू किया तो मैंने बोल दिया जो उस बारे में बोलना था, लेकिन वो मैं म्यूट ऑफ करना भूल गई थी। तो इमीडिएटली मुझे प्रोड्यूसर ने बोला कि अनम्यूट योरसेल्फ, तो मैंने इमीडिएटली अनम्यूट किया, और मैंने ना सेम वापस रिपीट कर दिया। तो सारे वहां पे हंसने लग गए कि रीमा सेम आपने रिकॉर्ड की बोली, जैसे आपके जहन में पहले से ही फीड था। तो मैंने सोचा कि मैंने सोच के रखा हुआ था कि वो कहावत मुझे बोलनी थी, तो मैंने एज इट इज रिपीट कर लिया। वो उसमें हम काफी देर तक हंसे थे। और कई ऐसे किस्से रहे हैं जब आप किसी के साथ शेयर करते हो तो उसमें हम इंस्टेंट निकल जाते हैं। अब ऐसा तो जहन में होता नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली जब आप लोगों के साथ बैठी होती हैं, कोई भी हो एक्स वाई, आप लोग कमेंट्री कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, बिल्कुल लॉजिकल है। कोई कह सकता है कि भाई ये डर के खेल रहा है, या इस पिच पे बॉल आगे डालनी चाहिए, या नहीं ये फील्डर यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए, और आपका अलग ओपिनियन होता है। तो आप उसको कैसे हैंडल करती हैं? क्योंकि एज अ प्रोफेशनल आई एम श्योर आपका मन होगा कि ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं, लॉजिकल है, लेकिन दूसरा जो व्यक्ति होगा उसका भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर वो एक नोन नेम है, एक बड़ा नाम है, तो आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि मुझे थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली बोलना चाहिए, बिकॉज जो मैं आपको देख रहा हूँ यू आर, जैसे हम लोग कहते हैं ना, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। आप जैसी हैं वैसी हैं, राइट? तो ये सिचुएशंस आती हैं, कभी ऐसा लगता है? जी हाँ, बिल्कुल आती है, बहुत बार आती है, क्योंकि मैं क्रिकेट को किसी और नजर से खेली हूँ, किसी और नजरिए से मैंने देखा है। सिमिलरली मेरे साथ वाले ने अपने तरीके से खेला है और अपने तरीके की सोच रखी है। लेकिन जब आप कमेंट्री करते हैं, इसलिए आपको एज एन एक्सपर्ट बताया जाता है कि आप क्या सोचते हैं।
अगर मुझे लगता है कि उस बॉल को वो कट खेल के अच्छा सा निकाल सकता था, स्क्वायर कट में ज्यादा मिल सकता था, लेकिन दूसरे प्लेयर को लगता है कि शायद वो पंच मारता तो अच्छा था। तो हम अपनी अपनी सोच रखने की हमारे पास पूरी लिबर्टी होती है। ऐसा नहीं होता कि अगर उनको बैकफुट पंच लगता है तो मुझे भी पंच पे ही किसी तरह हामी बढ़नी है। मैं जगह बना के कट मार सकती हूँ तो मैं उसको कट के लिए ही बोलूंगी। और मुझे लगता है उस सिचुएशन पे एक कप्तान ऐसा कर सकता था, तो मैं अपने व्यूज रखती हूँ। हो सकता है मेरे जो को कमेंटेटर हैं वो अपना व्यूज रखें, वो मैच भी नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपना व्यूज करने की पूरी लिबर्टी दी जाती है और मुझे लगता है करना भी चाहिए, इसलिए वो जगह हमें दी गई है। अगर हमें डिप्लोमेटिकली एक ही सिचुएशन दोनों को बोलनी है तो मुझे लगता है व्यूअर्स को भी इतना मजा नहीं आएगा कि एक ही जैसा दोनों साउंड कर रहे हैं। परफेक्ट। तो देखिए, बातें करने के लिए तो हम आप कितनी देर आपके साथ बैठ के बातें करें उसका तो कोई लिमिटेशन है नहीं, लेकिन समय को नजर में रखते हुए 2-3 आखिरी सवालों पे आता हूं। लेग स्पिन का आर्ट जो आपने जिक्र किया, शेन वॉर्न से इंस्पायर हुई, सीखा, तो आज अगर आपको कोई ये पूछे कि विमेंस गेम में जी, पूनम यादव तो खैर जो हैं सो हैं, और जिस तरह से वो खेल रही हैं माशाल्लाह, होपफुली शी विल डू वेरी वेल इन इयर्स टू कम, लेकिन ऐसे 3-4 नाम आप बताना चाहेंगी जिनको आपने देखा हो, चाहे आपके समय हो चाहे अभी हो, जो आपको लगता है कि लीडिंग लेग स्पिनर्स थे और अपनी तरह से कुछ यूनिक उन्होंने किया लेग स्पिन की कला में इन द विमेंस गेम? अगर मैं करंट क्रिकेट की बात करूं तो मैं पूनम यादव को डेफिनेटली टॉप पे रखूंगी। जिस तरह से वो परफॉर्म करती है अंडर प्रेशर भी, और कितने लंबे समय तक जो उनका रिकॉर्ड है, वो ग्राफ जो है वो ऊपर ही जा रहा है, इसलिए मैं नंबर 1 पे रखूंगी पूनम यादव को। और दूसरे 2-3 लेग स्पिनर जो मेरे जहन में आते हैं वो है एमिलिया कर, न्यूजीलैंड की। जब उन्होंने स्टार्ट किया था, जब शायद 17 या 18 साल की ही थी, और उनका जो कंट्रोल है, अभी फिलहाल वो 19 वर्षीय है, और जो कंट्रोल उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखाया है, गेंदबाजी में भी और साथ में बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग में भी उन्होंने काफी अच्छा स्कोर किया है। वो एक मैं कहूंगी न्यूजीलैंड का ट्रम्प कार्ड मुझे नजर आती है लंबे समय तक। जिसके पास कंट्रोल अच्छा हो और कप्तान का बैकअप हो तो डेफिनेटली वो एक तुरुप का इक्का बन सकता है लंबे समय तक। और उसके अलावा डैनी जो साउथ अफ्रीकन कैप्टन है, वो एक जिगर वाली खिलाड़ी लगती हैं, और बीबीएल में भी मैंने उनको देखा है कि काफी अच्छा वो परफॉर्म करती हैं। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में भी वो कप्तान है और हमेशा फ्रंट से लीड करती हैं। तो ये 3 जो लेग स्पिनर है मैं कहूंगी वर्ल्ड क्रिकेट में डेफिनेटली डोमिनेट कर रहे हैं। एक ऐसी आर्ट जो अगेंस्ट द नेचर है, उसमें अपना ना केवल जगह बनाए रखना बल्कि मैच विनिंग परफॉर्मेंस देना। तो ये 3 मेरे हिसाब से इस टाइम टॉप 3 है। फैंटास्टिक। सही है, प्रैक्टिस हो, कोविड हो, जो क्रिकेट टीम फाइनल में 2 बार पहुंच चुकी है, लेकिन वो लास्ट हर्डल पार नहीं कर पाए। अब अगला जो वर्ल्ड कप होना था वो अब 1 साल लेट होगा, लेकिन हमारी जो आज की विमेंस क्रिकेट टीम है 50 ओवर वर्ल्ड कप की, उसको देखते हुए क्या आपको लगता है अगले 4 या 5 साल में इंडियन विमेंस क्रिकेट कहाँ जा सकता है? और उसको करने के लिए एज ए सोसाइटी, मैं कहूँगा, मैं सिर्फ बीसीसीआई का नाम नहीं लेता, लेकिन एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी, एज पेरेंट्स, एज यंग एस्पायरिंग जो भी लड़कियां हों, उनके लिए आप क्या कहेंगी? क्या करने से ये एक्सेलेंस बन सकता है जिससे कि हमारी राइटफुल प्लेस हम वर्ल्ड क्रिकेट स्टेज पे ले सके इन द विमेंस गेम? प्रकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपको जवाब दूंगी कि जो वर्ल्ड कप पोस्टपोन हुआ है, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड जरूर था, क्योंकि हम प्रिपेयर हो चुके थे, क्योंकि माइंड प्रिपेयर था मैं कहूँगी, क्योंकि कोविड की वजह से डेफिनेटली गर्ल्स आउट ऑफ प्रैक्टिस होंगी, मैच प्रैक्टिस भी नहीं हो पाई। तो ये डिसीजन कहीं ना कहीं सही साबित करता है। अगर आपको एक अच्छा वर्ल्ड कप चाहिए जिसमें हर टीम अच्छी प्रिपरेशन के साथ आती है, तो कहीं ना कहीं ये अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं तो एक अच्छा डिसीजन साबित होगा, क्योंकि आपके पास एम्पल टाइम है प्रिपेयर करने के लिए, इंडिविजुअली, एज अ टीम भी, प्लस आपको नंबर ऑफ मैचेस भी ज्यादा मिलेंगे जैसे जैसे सिचुएशन ठीक हो जाएगी। तो हर कंट्री को उतनी ही अपॉर्चुनिटीज हैं मैच खेलने की और खेल की प्रिपरेशन से वर्ल्ड कप में उतरने की। तो कहीं ना कहीं अगर कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखना चाहते हैं तो एक अच्छा डिसीजन है आईसीसी का। और 5 साल बाद मैं वुमेन्स टीम को कहाँ देखती हूँ? देखिए, अब जो टीम है वो एक बेंचमार्क ऑलमोस्ट सेट कर चुकी है फाइनल तक पहुंचने का। अब वो कैसे वो हर्डल पार करना है, दरवाजे के उस तरफ वो ट्रॉफी पड़ी है, कैसे वो दरवाजा खोल के जाना है,
उस पे ध्यान देने का समय आ चुका है। और जो बडिंग क्रिकेटर्स हैं, यंग क्रिकेटर्स हैं, मेरा उनको एक ही मैसेज है कि अब तो चीज दिखती है, और जो चीज दिखती है वो बिकती है। वुमेन्स आईपीएल भी कहीं ना कहीं अब पूरा फुल फ्लैश आने की उम्मीद की जा रही है। इस बार भी यूएई में हो रहा है। तो अब हर चीज आपको सुनहरी दिख रही है जो पहले नहीं दिखती थी। पहले सिर्फ पैशन था, अब पैशन, पैसा, नेम, फेम, मनी, गेम सब है। आई विल बी ऑनेस्ट कि ऐसा कोई भी पार्ट नहीं, कोई पेरेंट्स या कोई बच्चा अवॉइड, ये नहीं है वुमेन्स क्रिकेट में। सपोर्ट फैमिली का है, प्रैक्टिस अब आपको हर जगह मिलती है, सीरीज बैक टू बैक हो रही है, इंडिया ए टूर स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब वो हर चीज है जो आपको उस जगह पहुंचा सकती है, वो सपना आप देख सकते हैं ऊपर पहुंचने का। तो वो कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट आ चुका है, अब जो ध्यान देना चाहिए आगे बढ़ने के लिए वो होना चाहिए जितनी सीरीज आप खेल सकते हैं खेलिए, जितने ए टूर्स आप कर सकते हैं आप खेलिए, आप क्योंकि आपको बेंच स्ट्रेंथ भी तैयार करना है। बिल्कुल, इसलिए ए टूर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपने क्रीम पे तो काम कर लिया, लेकिन अगर उस क्रीम में से आपको कोई रिप्लेसमेंट चाहिए तो आप स्ट्रेट अवे डोमेस्टिक से उठा के उसको इंटरनेशनल में जब लेके आते हैं तो इसलिए वो डिफरेंस दिखता है। इसीलिए आईपीएल क्यों इंपॉर्टेंट है, वो गैप फिल करने के, नैरो करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आप इंटरनेशनल क्रिकेट से आप खेलेंगे, आप इंडिया ए टूर्स करेंगे तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ज्यादा क्रिकेटर्स को मौका मिलता है। अभी कुछ समय में अंडर 19 वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो जाएगा, तो अंडर 19 गर्ल्स के लिए भी मौका है, तैयारी है, एक लक्ष्य है, लक्ष्य में पहुंचना है, तो मेहनत जरूरी है। और अच्छी बात है, हर चीज ट्रांसपेरेंट है, आप परफॉर्मेंस करिए। अब कोई भी चीज एक कमरे में नहीं हो रही, हर चीज मीडिया कवर कर रही है, प्रिंट मीडिया कवर कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवर कर रही है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। आप परफॉर्म कीजिए, आप आगे आइए। अगर आपको इस दुनिया में दिखना है, नाम कमाना है, अगर आपने अपने जुनून को दिखाना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी सही तरीके से। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो इस बहुत पॉजिटिव नोट पे कि इंडियन वुमेन्स टीम अगले वर्ल्ड कप में उस एक लक्ष्मण रेखा को भी पार कर ले जहां पे आके रुके हैं एक दो बार, के साथ मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपके समय के लिए। लेकिन जाते जाते वो जहां शुरुआत हुई बात, सी फॉर क्रिकेट, सी फॉर कॉमेडी, ये जो सिलसिला है, ये वादा हमें आप एक दूसरे को करना है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय बैठ के क्रिकेट और कॉमेडी की जो डुअलिटी है उस पे एक बार जरूर चर्चा करेंगे। ये वादा मैं आपको कर रहा हूं, लेकिन आपसे मुझे चाहिए कि आप भी करें। जी, मैं वादे नहीं करती, क्योंकि ना प्रोमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन। वादे तो टूट जाते हैं, लेकिन कॉमेडी ऐसी चीज है जो मेरे साथ मुझे लगता है आखिरी समय तक रहेगी। और मैं उम्मीद करूंगी आपका शो कपिल शर्मा भी देखें। और कपिल जी, अगर आप मेरा शो देख रहे हैं तो जरूर हम आपके शो का हिस्सा बनना चाहेंगे। गुत्थी नहीं है तो थुत्ती बन के कर लेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच रीमा। थैंक यू प्रकाश जी, शो का हिस्सा बनाने के लिए। स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए, एंड see you soon somewhere. Sure. Thank you so much. Thank you. Bye-bye.